आज हम अपनी एम फिजिक्स टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो था ये HR 1384 और अभी KD 91 के जो टेस्ट आए हैं उन दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर फॉर हाई वोल्टेज गेन विल हैव, मतलब एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बेसिकली होता क्या है। इसके जो राइट ऑप्शन है उसकी तरफ हम बाद में आते हैं, पहले हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा एम्पलीफायर होता है जो कि हमारे पास जिसकी दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं। एक को हम इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, दूसरे को हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं। जो हमारे पास इन्वर्टिंग इनपुट है वो हमारे पास सिग्नल लेता है, उसको एम्पलीफाई करके और उसमें 180 डिग्री की फेज शिफ्ट ला के हमें आउटपुट में देता है। जबकि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो हमसे इनपुट लेता है और उसको एम्पलीफाई करके उसका इन फेज सिग्नल हमें आउटपुट में देता है। अब इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या होती है और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होती है। इनपुट रेजिस्टेंस जो होती है बेसिकली वो हमारे पास इस इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के दरमियान की रेजिस्टेंस होती है। और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है वो आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान की रेजिस्टेंस होती है। बेसिकली हमारे पास एम्पलीफायर्स के अंदर इनपुट रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स। और उसकी वजह यह है ताकि हमारे पास अगर किसी एक इनपुट पे हम अगर सिग्नल दे रहे हों तो उसके दूसरा जो इनपुट टर्मिनल है उसकी वजह से उस सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस ना हो, ताकि हमारे पास दोनों जो इनपुट टर्मिनल्स हैं उनके दरमियान कोई करंट प्रैक्टिकली फ्लो ना कर सके। जो आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, ओनली फ्यू ओम्स उसकी वैल्यू होती है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का क्या रिलेशन होना चाहिए। बेसिकली जो हमारे पास एम्पलीफायर है उसका जो ओपन लूप गेन है उसका जो फार्मूला है वो ये है कि हमारे पास आउटपुट जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाय जो वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स। तो हमारे पास आउटपुट जो हमारे पास वोल्टेज है वो हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए और जो इनके दरमियान वोल्टेज डिफरेंस है इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान वो मिनिमम होना चाहिए। अब इसके राइट ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो आपकी इनपुट टर्मिनल्स हैं उसकी इम्पीडेंस बहुत हाई होनी चाहिए और जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं उसकी इम्पीडेंस बहुत लो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत सिंपल सा था, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोनों टेस्ट के अंदर। इसमें था कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर जो सेकेंडरी जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी हैं वो हमारे पास 2000 है और वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 5000 वोल्ट से कम करके आपकी आउटपुट को 400 वोल्ट्स पे ले आता है। तो इसके आपने नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स आपने बताने हैं। तो ये बहुत सिंपल था, इसका फार्मूला जो है वो बहुत सिंपल है। ट्रांसफार्मर्स के अंदर हमारे पास होता है नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स ओवर नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जो होता है वो इक्वल होता है रेशियो ऑफ सेकेंडरी ओवर प्राइमरी वोल्टेजेस। तो इसके अंदर आप वैल्यूज प्लग इन करेंगे, सिंपली रीअरेंज करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इन एन ऑसिलेटरी मोशन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने ये बताना था कि हमारे पास जो ऑसिलेटरी मोशन है उसके अंदर जो एनर्जी है किसी भी पार्टिकल की वो किस चीज़ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के, रेसिप्रोकल ऑफ एम्पलीट्यूड के, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के या रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। कैसे आता है हमारे पास बेसिकली जो कोई भी ऑसिलेटरी मोशन है उसकी जो एनर्जी का रिलेशन है वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जहाँ पे ए हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है और ओमेगा हमारे पास रोटेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो इससे हम देख लेते हैं कि एनर्जी जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है ए स्क्वायर से। बेसिकली इस इक्वेशन की जो रूट्स मिलती हैं वो हाफ एम वी स्क्वायर से ही मिलती हैं। अगर आप गौर से देखें तो वी हमारे पास क्या होता है, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है और वो चीज़ अगर हम प्लग इन करें और आर को अगर मैक्सिमम कर दें तो वो हमारे पास एम्पलीट्यूड कंसिडर होगा। तो ये हमारे पास ई इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं जी।
in oil drop method, if positive charge particle is static, what will be the charge on the particle? कहता है कि एक ऑयल ड्रॉप मेथड जो कि आपने यकीनन पढ़ा होगा, मिलिगन्स ऑयल ड्रॉप मेथड की बात हो रही है, उसके अंदर हम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन फाइंड करते थे। कहता है अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और वो स्टैटिक है उस सिस्टम के अंदर, उस मशीन के अंदर, वो अगर हमारे पास स्टैटिक है तो हमारे पास जो चार्ज होगा किसी भी उस पार्टिकल के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो कितना होगा। डेफिनेटली हम फार्मूला तो इसका याद नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा चीज़ें हम डेफिनेटली नहीं याद कर सकते, लेकिन उसके स्टैटिक रहने की हम कंडीशन याद कर सकते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल उस सिस्टम के अंदर तब स्टैटिक रहेगा जब उसका वेट और उसके ऊपर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आपको पता है QE होता है, और वेट का फार्मूला आपको पता है mg होता है। यहाँ से अगर हम रीअरेंज करें और E की वैल्यू प्लग इन करें, E की वैल्यू आपको पता है पोटेंशियल डिवाइड बाय द डिस्टेंस होता है, तो ये वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो Q की वैल्यू हम सिंपली निकाल सकते हैं, जो कि होती है हमारे पास Q = mgd/v। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था कि हमारे पास रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास क्या होती है। इसमें हमें बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होगा कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास होता क्या है। बेसिकली पहले हम ग्रेविटेशनल मास की बात कर लेते हैं। इनके अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो इनकी मेजरिंग टेक्निक्स के अंदर डिफरेंस होता है। ग्रेविटेशनल मास हमारे पास वो मास होता है जब हम किसी नॉन मास की बॉडी के ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ किसी अननोन मास को कंपेयर करके उस अननोन मास की वैल्यू निकालते हैं। जबकि जो इनर्शियल मास होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हम किसी बॉडी ऑफ अननोन मास के ऊपर कोई नॉन फोर्स लगाते हैं और उसके अंदर जो प्रोड्यूस होने वाली एक्सलेशन है उसको मेजर करके न्यूटन लॉ अप्लाई करके हम उसका मास फाइंड कर लेते हैं। फिजिकली ये जो दोनों मासेज हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए उनकी जो रेशो है हमारे पास वो नॉर्मली 1 होती है। तो जो राइट ऑप्शन था इसका वो था D, जो कि है हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, शंट रजिस्टर मस्ट बी कनेक्टेड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम which gives a full scale deflection of 2 milliampere current so as to convert into an ammeter of range 10 ampere। अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बार रिपीट हुए हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि हम किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्ट मीटर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो इससे रिलेटेड आपको पहले कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जब भी किसी गैल्वेनोमीटर को किसी एम मीटर के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो हमें उस गैल्वेनोमीटर के साथ एक स्मॉल शंट रजिस्टर पैरेलल के अंदर कनेक्ट करना होगा। इसी तरीके से अगर किसी गैल्वेनोमीटर को आपने वोल्ट मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपने एक हाई रेजिस्टेंस को क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज के अंदर कनेक्ट करना है। अब जब हम इसको पैरेलल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, एम मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल सर्किट्स के अंदर हमारे पास वोल्टेज सेम रहती है, जबकि सीरीज सर्किट्स के अंदर हमारे पास करंट्स सेम रहते हैं। तो हमारे पास अगर गैल्वेनोमीटर और शंट रजिस्टर आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं तो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल और शंट का पोटेंशियल हमारे पास इक्वल होना चाहिए। इसलिए हमने लिख लिया Vg = Vs। और हमारे पास Vg क्या है, Vg हमारे पास बाय ओम्स लॉ जो गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाला करंट है और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, इनके प्रोडक्ट इक्वल है, इज इक्वल टू। अब शंट रजिस्टर क्या है, शंट रजिस्टर हमारे पास वो करंट होगा जो शंट की जो वोल्टेज है वो क्या होगी, शंट रजिस्टर में से गुजरने वाले करंट का प्रोडक्ट किस चीज़ के साथ, शंट रजिस्टर के साथ। अब शंट से कितना करंट पास कर रहा है, शंट से हमारे पास जो टोटल करंट माइनस जो गैल्वेनोमीटर में से करंट पास कर रहा है उसको जब हम माइनस करेंगे तो बाकी जो करंट है वो हमारे पास शंट में से पास करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I - Ig × Rs। इसको रीअरेंज जब करेंगे तो हमारे पास शंट रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी, का फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूला आप वैसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसको ड्राइव करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप इसमें गैल्वेनोमीटर का करंट पुट करेंगे और टोटल करंट पुट करेंगे, Rg की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा शंट रजिस्टर का।
क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो हमारे पास मोसफेट के बारे में था। मोसफेट हमारे पास क्या होती है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन था। मोसफेट पे जाने से पहले आपको ट्रांजिस्टर्स का पता होना चाहिए। बेसिकली ट्रांजिस्टर हमारे पास टू बैक पी एन जंक्शन होते हैं और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होते हैं। अब ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं BGTs यानी कि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, और दूसरे को हम कहते हैं FETs यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब BGTs को हम बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं वो दोनों करंट के फ्लो के अंदर हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, इसलिए हमारे पास ये बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाता है। और जो FETs होती हैं वो हमारे पास यूनिपोलर डिवाइसेस होती हैं, यानी उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास चार्ज कैरियर्स होते हैं फॉर करंट फ्लो। अब जो FETs होती हैं वो आगे भी हमारे पास दो कैटेगरीज के अंदर होती हैं। एक को हम कहते हैं JFET और एक को कहते हैं हम MOSFET। JFET क्या होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, और MOSFET क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जिसकी डेप्थ के अंदर तो मैं नहीं जाऊँगा। बहरहाल मैं ये सिर्फ ये बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि जो BJTs होते हैं यानी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स वो हमारे पास करंट कंट्रोल्ड डिवाइसेस होती हैं, जबकि हमारे पास जो FETs होती हैं वो हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं। तो जब भी MOSFET की बात होगी या JFET की बात होगी तो इसके अंदर जो हमारे पास आउटपुट करंट है या जो डिवाइस में से गुजरने वाला करंट है उसको हम वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास है, इसका जो करंट कंट्रोल, इसके MOSFET के अंदर जो करंट कंट्रोल होगा वो वोल्टेजेस के थ्रू होगा हमारे पास। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट इज डबल्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स में से क्वेश्चन था और ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। बेसिकली फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से है कि हमारे पास अगर फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी मेटल के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं तो जो इमिट होने वाले फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे ही नहीं सॉल्व कर सकते, बल्कि इसको हम आइंस्टाइन की जो फ़ोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है उसको हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे जी, हमारे पास जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है वो क्या थी, HF माइनस फाई इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी। अब HF क्या था, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट जो फोटॉन्स थे, जो हम लाइट इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी थी, माइनस फाई क्या था, फाई आपके पास वर्क फंक्शन था ऑफ द मटेरियल। अब ये क्या था, या आपको याद होगा कि हमें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने के लिए किसी भी मटेरियल के लिए एक स्पेसिफिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती थी जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते थे। तो ये हमारे पास एक वर्क फंक्शन जो था वो मिनिमम एनर्जी थी जो हमें प्रोवाइड करनी होती थी किसी भी मटेरियल को उन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कंडीशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, यानी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी चेंज आएगा। डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी जो न्यू आएगी, जिसको मैंने काइनेटिक एनर्जी प्राइम के साथ रिप्रेजेंट किया है, वो बन जाएगी 2HF। क्यों? क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं, 2HF माइनस फाइव। अब माइनस फाइव को हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से जी, 2HF माइनस 2 प्लस 5। सिंपल सेम वही चीज़ है, सिर्फ हमने इसको मैनिपुलेट किया है। अब इसमें से 2 जब हम कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स में से, तो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2HF माइनस 5 प्लस 5। अब ये 2 इंटू HF माइनस 5 क्या था हमारे पास, वो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। तो जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या बन जाएगी, न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस 5। यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा इसका वो होगा कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो मोर देन डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में से था कि हमारे पास मोज़लेस ग्राफ जो है उसमें एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर क्या प्लॉट करते हैं।
ये भी हमारे पास HR 1384 का क्वेश्चन था। बेसिकली हमें मोजले का लॉ पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मोजले ने एक स्टेटमेंट दी थी, एक लॉ दिया था कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे की जो किसी भी एलिमेंट से इमिट हो रही है, वो उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। और उसकी डिपेंडेंस का जो रिलेशन उसने दिया था वो था हमारे पास अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जी माइनस बी, जहाँ पे ए और बी जो हैं वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी और शील्डिंग कांस्टेंट्स हैं, और जी हमारे पास क्या था, एटॉमिक नंबर। यानी उसने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का एक स्पेसिफिक रिलेशन दिया था। इसी तरह जो मोजलेस ग्राफ था उसके अंदर हमारे पास जो एक्स एक्सिस था उसके ऊपर हम एटॉमिक नंबर को प्लॉट करते हैं, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है उसके ऊपर हम अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, यानी कि जी और अंडर रूट वी को हम एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, और ये क्वेश्चन हमारे पास बीट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर था कि दो साउंड वेव्स हैं बेसिकली, एक की वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर है और एक की वेवलेंथ 51 सेंटीमीटर है, और वो हमारे पास 12 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रही है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने वेलोसिटी ऑफ द साउंड फाइंड करना है मीडियम के अंदर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको अगर बीट्स का कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बीट्स पर सेकंड जो है वो है हमारे पास 12, यानी F1 माइनस F2। आपको पता है कि बीट हमारे पास कब प्रोड्यूस होती है, जब दो साउंडिंग बॉडीज़ जो होती हैं ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, वो आपस में इंटरफेयर करती हैं। तो हमारे पास क्या होता है, फेंट और लाउड साउंड हमें सुनने को मिलता है आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमारे पास क्या होता है, बीट का फिनोमेना होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है बीट्स पर सेकंड वो हमारे पास 12 है। एक की वेवलेंथ पता है हमें लैम्डा 1 50 मीटर है, दूसरी 0.5 मीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, दूसरी की लैम्डा 2 0.51 मीटर है। अब हमने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ इज टू वी बाई लैम्डा, या वी इज टू एफ लैम्डा को हमने रीअरेंज किया। फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारे पास, ये बीट फ्रीक्वेंसी है, यानी 12 इज इक्वल टू वी ओ इंटू 1 बाई लैम्डा 1 यानी 0.50 माइनस 1 बाई लैम्डा 2 यानी 0.51। वैल्यूज पुट करेंगे, क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे, दूसरी साइड पे जाकर 12 से डिवाइड करेंगे इन चीज़ों को, तो हमारे पास वेलोसिटी वैल्यू 306 मीटर पर सेकंड होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट please do support us by liking and sharing our content, and thank you so much। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट